हेलो दोस्तों, आज आपके सामने हम फिजिक्स का कक्षा 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसको समझेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं। तो ये पहला चैप्टर है आपका इकाई फर्स्ट है आपकी, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इकाई आपकी फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी। इसका पहला पार्ट जो है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम बात करेंगे पहले पार्ट की, वैद्युत आवेश का पहला वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इससे सबसे पहले बात करेंगे हम आवेश की। इसका जो पहला टॉपिक है उसकी बात करेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, वैद्युत आवेश क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा क्या देखना होगा कि किसी भी, तो आवेश किसी भी वस्तु का मूलभूत गुण होता है। दैट मीन्स फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। आवेश किसी भी वस्तु का मूलभूत गुण होता है, अर्थात वो वस्तु में पहले से ही उपलब्ध होता है, ठीक है। क्या होता है, मूलभूत गुणधर्म या मूलभूत गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण होता है, यानी वो उसी में उपस्थित होता है। बस क्या करना होता है, उसको हमें जगाने की आवश्यकता होती है। किस तरीके से जगाते हैं, तो बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहले हम आवेश को समझेंगे तो मूलभूत गुण भी आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वस्तु अत्यंत हल्के पदार्थ जैसे धूल कण, कागज के टुकड़े आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा बनती है हमारी, क्या कि किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वस्तु अत्यंत हल्के पदार्थ जैसे धूल के कण, कागज इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, वह मूलभूत गुण ही उसका क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, ठीक है। आवेश अब होता क्या है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आवेश के कुछ प्रकार होते हैं। तो आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। सबसे फर्स्ट नंबर जो होता है हमारा, वो होता है धनावेश, और दूसरा होता है हमारा ऋणावेश। तो धनावेश को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और ऋणावेश को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ये आवेश के प्रकार होते हैं, ठीक है। आवेश के प्रकार भी आपको समझ में आ गए होंगे। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश, ठीक है। धनावेश को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं और ऋणावेश को माइनस साइन से डिनोट करते हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर धनावेश है कि ऋणावेश है? किस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि इस वस्तु पर धनावेश है कि ऋणावेश है, तो उसके लिए हमको और आगे थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए देखेंगे आगे, ठीक है। तो किसी वस्तु पर धनावेश है या ऋणावेश है हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें समझना होगा इलेक्ट्रॉन थ्योरी को, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो उसको समझने के लिए बहुत सिंपल सी परिभाषा है। इसकी परिभाषा तो हम बाद में लिखाएंगे, पहले आपको समझाते हैं। ये वस्तु है कोई, ये वस्तु है, और इस वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निकल के जा रहे हैं। इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है हमारा ऋणावेश। तो जब ऋणावेश निकल के जा रहा है तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, धनावेश बचेगा। किसी भी वस्तु पर बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश होता है, किसी भी वस्तु पर बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। तो आवेश होता है, तो अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं यानी कि ऋणावेश निकल रहा है तो वस्तु पर क्या रहेगा, धनावेश। तो बस यही समझाना था कि ये वस्तु हम कैसे पता कर सकते हैं कि धनावेशित है या ऋणावेशित। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। और इसके अपोजिट क्या होगा, ये एक वस्तु है और इस पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं। तो आने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। फिर दोबारा से बता दें आपको, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश जो है वस्तु पर आ रहा है, तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। तो इसको भी समझने के लिए कुछ नहीं था, बस यही चीज़ थी कि अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो क्या होगी, वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और अगर वस्तु पर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। तो यही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता है। इसी की परिभाषाएं बहुत सारी होती हैं, तो वो परिभाषाएं कुछ हैं हम आपको लिखाएंगे, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वस्तु जो होती है, कोई भी वस्तु है, किससे मिलकर बनी होती है, अणुओं से। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। और परमाणु भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। तो वो चीज़ें समझाएंगे, सबसे पहले उसको देखेंगे यहाँ पे। तो ये एक नाभिक है, ये एक नाभिक है और इसके चारों तरफ ये इसकी कक्षाएं हैं। नाभिक के चारों तरफ इसकी ये कक्षाएं हैं, ठीक है। और नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उस स्ट्रक्चर में ये परमाणु है, और इलेक्ट्रॉन इसकी चारों ओर कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। ये पूरा जो है वो क्या है, एक परमाणु है। परमाणु से मिलके क्या बनता है, अणु बनता है, ठीक है। और परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये होता है हमारा किसका, एक पूरे परमाणु का स्ट्रक्चर, ठीक है। परमाणु का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो परमाणु में धनावेश जो है नाभिक के अंदर होता है। अगर इसमें से मान लो ये दूरियां बढ़ रही हैं, इन कक्षाओं की दूरियां बढ़ रही हैं, तो लास्ट वाला है वो इस नाभिक के साथ थोड़े कम बल के साथ होगा। लास्ट वाला जो कक्षा है इसकी दूरी ज़्यादा है नाभिक से, तो इसमें जो बल होगा, तो नाभिक जिस बल से इन इलेक्ट्रॉनों को अपने से बांधे रखता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। तो नाभिकीय बल यहाँ पे जो लास्ट वाली कक्षा है वो यहाँ पे कम होगा, उससे अगली वाली कक्षा में ज़्यादा होगा, उससे अगली वाली कक्षा में और भी ज़्यादा होगा, उससे अगली वाली कक्षा में और भी ज़्यादा होगा। तो हमें समझना है यहाँ पे कि अगर ये दूरी ज़्यादा है यहाँ से नाभिक की, तो इस पर बल थोड़ा कम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रगड़ देंगे ना, इतना आवेश दे देंगे इसको कि ये आवेश जो इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ के चला जाए। तो जब ये इसको छोड़ के चला जाएगा तो ये परमाणु क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने के बाद क्या होगा, नष्ट होने का मतलब ये है कि ये जो नाभिक है वो आयन बन जाएगा। आयन मतलब इस पर धनावेश आ जाएगा, ये धनायन की तरह काम करने लगेगा। यदि हम थोड़ा इसको रगड़ दें, इस परमाणु को थोड़ा भी रगड़ दें, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ दूरी ज़्यादा है,
और दूरी ज़्यादा है तो दूरी ज़्यादा होने के साथ साथ ये क्या करेगा, इसके साथ थोड़ा कम बल लग रहा है और बल हम इसको थोड़ा रगड़ देंगे, इसको आवेशित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा को छोड़कर चला जाएगा। और चला जाने के बाद क्या होगा कि नाभिक पर जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या होगा, नाभिक पर अभी आपको बताया था हमने कि अगर किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, या वो पदार्थ जो है वो धनावेशित हो जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, इसको समझना थोड़ा जरूरी था। ये परमाणु का स्ट्रक्चर है, परमाणु हमारा इसी तरीके का होता है। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो होता है वो हमें यह दिखाता है कि यदि किसी परमाणु से किसी भी प्रकार का मतलब क्या है, घर्षण द्वारा या किसी भी विधि द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। बस ये बात हमको समझनी है। इसमें इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यही दर्शाता है हमें कि यदि किसी भी परमाणु से किसी प्रकार से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। ठीक है। दूसरा, तथा यदि परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या होता है, तो परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं किसी भी वस्तु पर तो वो कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकाल लिए जाएं तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। यही इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती है। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है। हाँ, तो मूल आवेश, आगे जो बात करेंगे मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश बहुत सिंपल सा होता है। मूल आवेश होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ही हम क्या कहते हैं, मूल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ही हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ही हम क्या कहते हैं, मूल आवेश। और होता कितना है, 1e, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1e इज इक्वल टू होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हमारा मूल आवेश होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। ठीक है। तो अब बात करेंगे हम आवेश के गुणों की। ठीक है, आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश के गुण क्या क्या होते हैं, अब जरा उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश के कुछ गुण होते हैं, तो सबसे पहला जो होता है आवेश संरक्षण का नियम। अब संरक्षण से ज्ञात हो रहा है हमको, संरक्षण से पता चल रहा है कि इसका संरक्षण, आवेश का संरक्षण, तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण होता है, इसीलिए इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इसको ट्रांसफर हम कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, समझ लेंगे इसको। देखो कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यह आवेश का गुण होता है।
तो दोबारा से समझ लेंगे, आवेश का ये गुण होता है, आवेश संरक्षण का नियम भी इसी को कहते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम भी होता है। उसमें क्या होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वहां पे फॉर्मेशन की बात हो रही होती है, फॉर्म की बात हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में। यहाँ पे ट्रांसफर की बात हो रही है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर, मतलब स्थानांतरित करना। ठीक है, आगे अगला इसका नियम है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। अब इसको समझेंगे कि आवेश जो होता है, आवेश जो होता है वो आवेश Q बराबर n इंटू ई। ये n यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कोई भी किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो होता है मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश का क्वांटीकरण किस सूत्र से निकालते हैं? इस सूत्र से निकालते हैं। अब वो किस तरीके से निकालते हैं वो भी आपको समझाते हैं। ठीक है, वैसे होता क्या है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो होता है वो मूल आवेश का, आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है? Q होता है किसी भी वस्तु पर आवेश, वो n इंटू ई होता है। ठीक है, यहाँ n जो है वो एक पूर्ण संख्या होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पूर्ण संख्या होगी, न कि 1.5 2.5 या 3.35। इस तरीके से कोई संख्या नहीं होगी, यानी कि ये जो अपूर्णांक हैं इस तरीके से कोई संख्या नहीं होगी। क्या होगा कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। अगर Q बराबर, यहाँ n बराबर अगर 1 रखते हैं तो 1e हो जाएगा, और Q बराबर 1 इंटू ई हो जाएगा इज इक्वल टू 1e। इसी तरीके से Q बराबर अगर n की जगह हम 2 रखते हैं तो 2 इंटू ई इज इक्वल टू 2e हो जाएगा, और Q बराबर अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं 3 इंटू ई इज इक्वल टू 3e हो जाएगा। लेकिन कभी भी 1.5e 2.5e या 3.5e नहीं होगा, कोई भी अपूर्णांक संख्या इसके साथ कभी नहीं आ सकती। तो यही आवेश का दूसरा गुण होता है क्या, कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब जो मूल आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं, और उस मूल आवेश का ये जो होता है वो क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। कोई पूर्ण संख्या होगी, न कि कोई अपूर्णांक। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी आपको अच्छी तरीके से। तो आगे आवेश का योज्यता नियम, ये क्या होता है? ये होता है जैसे यहाँ पे एक निकाय है और निकाय पर बहुत सारे आवेश हैं। ये Q1 है और ये Q2 है, ये माइनस Q3 है, ये माइनस का Q4 है। ठीक है, तो ये जो जितने भी आवेश हैं इनका बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग। किस तरीके से होता है वो अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसकी डेफिनेशन कि किसी निकाय पर उपस्थित विभिन्न आवेशों का बीजगणितीय योग उस निकाय के कुल आवेश के बराबर होता है। कुल आवेश के बराबर होता है। तो किसी निकाय पर उपस्थित आवेश, विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग, एक सेकेंड, तो किसी निकाय पर उपस्थित विभिन्न आवेशों का बीजगणितीय योग उस निकाय पर या उस निकाय के कुल आवेश के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे कोई निकाय है और ये Q1, ये Q2 ये प्लस के हैं, और ये Q3
और ये Q4, ये दोनों माइनस के हैं। तो बीजगणितीय योग मतलब इस पर जो टोटल आवेश होगा, कुल आवेश होगा, सिग्मा Q हो जाएगा। तो योग के लिए सिग्मा लगाते हैं हम, और यहाँ पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 और माइनस Q4। ये जो होगा हमारा, यही क्या कहलाएगा, आवेश का योज्यता नियम। ठीक है, अगला नियम की बात करेंगे हम, अगले नियम की बात करेंगे। तो अगला, आवेश पर वेग का प्रभाव। तो आवेश पर वेग का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। कोई बल्ब है आपके पास, कोई बल्ब है, जब बल्ब को हम आवेश देते हैं तो उसमें प्रकाशित हो जाता है, और उस बल्ब को लेके हम कहीं भी भागते फिरें, कितनी भी तेज भागें, तो क्या बुझ जाएगा? नहीं बुझेगा ना। तो आवेश का वेग से कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं है। ठीक है, किसी तार को अगर हम, आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन के ऊपर जो बिजली वाली ट्रेन होती है उसके ऊपर जब तार लगा दिए जाते हैं इस तरीके से, जब चिपक जाता है तो पूरी तरीके से बहुत स्पीड से चलती है, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है वेग का। किस पर? आवेश पर। ये आवेश के कुछ नियम हैं। और आगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ये, तो आगे बताएं हमको कमेंट करके कि भाई और भी वीडियो हम आगे इस टॉपिक पर बनाएं, इस चैप्टर पर 12th की सभी वीडियो हम आपको दे सकें पूरी। ठीक है, इसलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट शेयर, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।